कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिप दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनी ग्राजा होता है। इस शिप पर टोटल 600 पैसेंजर मौजूद होते हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे होते हैं। इस शिप पे पार्टी चल रही होती है जहाँ एक बहुत खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सभी लोग उस सिंगर के गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे से डांस कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम में एक लीवर ऊपर कर रहा होता है। लीवर के ऊपर उठते ही तेज नुकीली वायर टाइट होकर सब लोगों की आर पार चले जाती है। देखते ही देखते सभी लोगों की बॉडी के 2 टुकड़े होने लगते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था जहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक बच्चे जिसका नाम केटी है वह बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, जिसकी वजह से वायर उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें कुछ लोग देखते हैं जो एक टग बोट को मदद से बड़ी शिप को खींच रहे हैं, खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वह पुराना शिप डूबने लगता है। ये देखकर ग्रुप के लीडर ने अपनी टीम में से एक लड़की जिसका नाम मर्फी होती है उसे उस पुराने शिप पर भेज देता है ताकि मर्फी उसे पुराने शिप को जिस वायर से बांध कर ले जा रहे थे उसे आजाद कर दे, वरना अगर ये पुराना शिप डूब गया तो उसके साथ साथ इनकी ये टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उसे पुराने शिप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने शिप के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से शिप में तेजी से पानी बढ़ता जा रहा है और अगले 5 मिनट में ये शिप पानी में डूब जाएगा। मर्फी ये बात अपने टीम लीडर को बताती है। यह सुनकर टीम का लीडर मर्फी को ऑर्डर देता है कि जिस वायर से हम शिप के खींच रहे थे उसे वायर को आजाद कर दो और फौरन वहां से निकलकर हमारे पास टग बोट पर पहुंच जाओ क्योंकि हम इस पुराने शिप को छोड़कर जाने वाले हैं। तब भी टीम के और 2 साथी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वही भी मर्फी को बाहर निकलने की, शिप को छोड़ने की कहते हैं, लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, जिस वजह से मर्फी इतनी आसानी से इस शिप को छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वो शिप को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 साथी भी जो औजार लेकर पानी में मर्फी के पीछे कूद जाते हैं। ये तीनों जैसे कैसे करके शिप को डूबने से पहले उसकी दरार पर वेल्ड करने शिप को डूबने से बचा लेते हैं और इस शिप को ये लोग मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और ये पैसा टीम के लीडर सभी को बराबर बराबर बांट देता है। यही जैक नाम का एक आदमी इन लोगों की काफी देर से नजर रखा हुआ था और इनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये लोग समुद्र में जो शिप खो जाती है ये लोग उस शिप को ढूंढने और निकाल कर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वह आदमी इनके पास आता है और इनके टीम लीडर को वो शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले अनजान आदमी लीवर की खींचने पर लोगों की मार दिया था। टीम के लीडर ने भी उसे 40 साल पहले गायब हुए एंटोनी ग्राजा नाम की शिप के बारे में सुना था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक किसी को भी ये नहीं मिली। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है वह शिप समुद्र में किस हिस्से में है। अगर हम इस शिप को लेकर मार्केट में बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही इस ग्रुप के सारे लोग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में एंटोनी ग्राजा के नाम की शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद में ये लोग समुद्र के एक बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टीम के एक आदमी को शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वह शिप के आज से 40 साल पहले खो गया था, वह यही कहीं पर है। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। यह वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और यह शिप पिछले 40 साल से समुद्र में गायब था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शिप को बचाकर ये लोग मालामाल हो जाएंगे। अब टीम के लीडर 2 लोग को टगबोट में ही रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच के लिए अंदर चल जाता है। अंदर जाते ही इनके लोगों की बहुत सारी अजीब सी आवाज आने लगती है जिन्हें सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं। इनके बाद टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हैं। एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद अचानक उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अब ये लोग शिप की और जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिखरा चुका था
जहाँ सारी चीजें टूट चुकी थी और जहाज में लोहे में जंग लग चुकी थी। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते, उनका एक साथी के नीचे फ्लोर टूटने से गिरने वाला था कि तभी मर्फी ने पकड़ लेती है। जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जो आज के 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी, जिसके सिर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र इतनी की इतनी है, जिसका मतलब ये है कि लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे कैसे करके अपनी साथी को ऊपर खींच लेते हैं। या मर्फी को समझ नहीं आता है कि उसने जो देखा वह क्या सच था या फिर वहम। लेकिन यह सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए ये लोग इस शिप को एक्सप्लोर करने लगते हैं और वो चलते चलते शिप के मेन केबिन तक पहुंच जाते हैं। जहाँ जांच करते हैं उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आज से 40 साल पहले ऐसी वॉच हुआ ही नहीं करती थी। और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले यहाँ को लोग आ चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने टाग बोर्ड में आते हैं और टीम के लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को अपने टाग बोर्ड से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालत में शिप को टाग बोर्ड से बांध कर ले जाना नामुमकिन है। इस शिप के अंदर ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। पानी की वजह से शिप का वजन 2 गुना हो जाएगा, इसलिए इस शिप को पुराने टाग बोर्ड से बांध कर ले जाना क्योंकि बेवकूफी होगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम शिप को होल के बेल्ट करेंगे, उसके अंदर शिप का पारा पानी मौजूद है वो बाहर निकालेंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद वह सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी शिप के होल को रिपेयर करने लग जाते हैं, कुछ शिप के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने लग जाते हैं। मर्फी खजाने की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि स्विमिंग पूल में ढेर सारे गोलियों के निशान थे। अब वह स्विमिंग पूल के जब ऊपर की तरफ आ रही होती है तभी वह लड़की फिर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे फिर वापस स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल से फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसका खून ऑब्जर्व कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से ऊपर देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं दिखती है। अब वहाँ पर जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकालते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी भी यहाँ पर एक लड़की देखी थी, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गई। जैक मर्फी को कहता है कि शायद तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इन दोनों से यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल में पूरा खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो रूम काफी बुरा हालत में था। रिसर्च करने पर टीम के लीडर के वहाँ पर कुछ ही खास नहीं मिलता। जब टीम का लीडर की नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो वो देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल है और गिलास है, किसी ने पैक बना रखा है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया। टीम का लीडर जैसे ही इस गिलास को उठाकर पीने वाला होता है, उसकी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ती है और शीशे में टीम के लीडर इस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। ये देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ ये शराब का गिलास गिर के टूट जाता है और टीम का लीडर डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। इस शिप पर सभी के साथ अजीब गजीब इंसिडेंट हो रहे थे। टीम के एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे शिप पर किसी लेडी सिंगर गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज को फॉलो करता है और शिप की ग्राउंड एरिया तक पहुंच जाता है, जहाँ पर एक लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। वह सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लोडी रूम के बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारी डेड बॉडी पड़ी होती है। मर्फी और जैक डर के मारे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाते हैं। पर मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी दूसरे रूम से उन्हें हिलते कुछ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज को देखने के लिए करीब जाते हैं, उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर सोने से भरा हुआ बक्सा पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथी को तुरंत बुला लेती है और जब यहाँ सब पहुँच जाते हैं, सामान हटाने पर उन्हें इस तरीके से बॉक्स मिलते हैं और ये हर बॉक्स में 18 गोल्ड की प्लेट पड़ी होती है, जिसे देखकर सभी का खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ये सभी रातों रात अमीर हो गए। इतना बड़े खजाना के ढूंढने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि शिप को यही छोड़ देंगे और सिर्फ सोना लेकर यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद ये लोग सारा का सारा गोल्ड अपने टग बोट पर रख देते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट को चलाने वाले कैप्टन बोट को स्टार्ट करने से पहले इंजन की सफाई करने लगता है। तभी हम दिखाई जाता है कि टग बोट का रखा हुआ गैस सिलेंडर वेल अपने यहाँ पे चालू हो गया, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाता है। वही
मर्फी एक बार फिर उस लड़की को दिखाई देती है जो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही थी। जैसे वह कहीं मर्फी कोई बात बताना चाहती है, पर तभी उससे कोई पकड़ के नीचे खींच लेता है और जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन को ऑन करता है तो तभी सिलेंडर के निकले गैस की वजह से पूरी बोट एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान शिप पे फंस चुके थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ से निकलने का टग बोट भी था, वह भी पूरी तरह तबाह हो चुका था। इनका एक साथी जिसका नाम मार्क है, वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोटो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसे लगता है कि वह कभी भी यह इस शिप से बचकर नहीं जा पाएगा। परेशान होकर मार्क वही रखी हुई सालों पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी कंफ्यूज हो जाती है, बार बार उस लड़की को दिखाई दे रही थी, इसलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह शिप के डाटे में पैसेंजर का नाम चेक करती है, जिसका नाम पता चलता है कि जो लड़की दिखाई दे रही है उसका नाम केटी है। रिसर्च करते हुए वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलती है तो केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे तैसे करके मर्फी खुद को संभाल लेती है और उस ढांचे को गले में लटके लॉकेट को उतार देखती है, जिसमें उस लड़की के पेरेंट्स की फोटो होती है जो उसके पीछे खड़ी है। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। कर्टी कहती है कि उसे बंद मत करना, उसने बहुत साल बाद अपने माता पिता की फोटो देख रही है। मर्फी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मरी हुई लड़की से बात कर रही है, पर जब वह लॉकेट को किटी के हाथ में देने लगती है तो लॉकेट उसके हाथ से आर पार चल जाता है और अब जाकर मर्फी को यकीन हुआ कि वह लड़की इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। किटी मर्फी को बताती कि इस शिप पर और भी कई लोगों की आत्मा कैद है और अब तक ये सालों से यहाँ आजाद नहीं हो सकती जब तक उस आदमी को ना मार जाए जो लोग हमें आत्मा के ऊपर पहुंचाया था। मर्फी किटी को पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें बाकी लोगों को आत्मा को देख कैद करके रखा है। किटी कहती है कि जिस मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, तभी अचानक छत पर कुछ अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर किटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मर्फी से कहती है कि जल्दी जल्दी यहाँ से शिप से तुम लोग निकल जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद किटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके आसपास पड़े सभी टेबल और चेयर हिलने लगते हैं। देखते ही देखते सब कुछ रिपेयर होकर नया हो गया और आज 40 साल पहले जैसे था वैसा शिप में मर गए थे, वह दोबारा से मार्क के जिंदा होने खड़े हो गए। मार्क के बीच में खड़ा था, जैसे चारों तरफ लोग आ गए, ताली बजाना शुरू कर दिए। मार्क कुछ को अजीब लगा, लेकिन उसे लगा सोचते ही कि शराब का कमाल है। अगले ही पल वह लेडी सिंगर मार्क को करीब आ गई और वह मार्क को साइड में इंटीमेट करने लगी। लेडी सिंगर पूरी तरह से मार्क को अपने वश में करने अपने पीछे लगा देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने लगा। बेवकूफ मार्क को पता नहीं था वो ट्रैक में फंसा रही है। वह लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाती है। मार्क इस सिंगल को असील करने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिर जाता है। वह हमें टीम लीडर से दिखाया जाता है कि वह उस पुराने शिप में कैप्टन के रूम में बैठा होता है। तभी वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरकने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने उसी शिप के कैप्टन की आत्मा आती है। ये देखकर टीम का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब शिप का कैप्टन उसे गिलास में शराब डालकर पीने के लिए देता है। साथ ही वह उसके साथ फोटो देता है जिसका नाम लेली होता है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले हमारे पास एक आदमी आया था जिसने हमें लोहरली शिप के बारे में बताया था। उसने कहा कि लोहरली शिप में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब हम लोहरली शिप के रेस्क्यू के लिए गए, हम सच में सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम में लीडर को एक दूसरे फोटो दिखाता हुआ दिखाता है कि वह आदमी है जिसने इस लोहरली शिप के बारे में बताया था। टीम का लीडर उस आदमी की फोटो देखकर उसके गले में सांसों अटक जाती है क्योंकि वही आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। यह फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद भी उसकी उम्र उतनी बदलनी नहीं है। 40 साल गुजरने के बाद भी उसकी उम्र कई बदल नहीं गई है। वह फोटो में बल्कि वैसा का जैसा ही दिख रहा है जैसे 40 साल पहले दिखता था। जब वह टीम का आदमी लीडर समझ जाता है कि जैक ने कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, ये सब समझते ही टीम ने जल्दी लीडर की अपने टीम को शिप में निकालने का चाहता है। वह जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टग बोट में गैस खुलने से वजह से ब्लास्ट मारा गया था। दरअसल वह ब्लास्ट में मारे जाने वाला आदमी की आत्मा होती है कि टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लीडर उससे खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके सामने मॉर्फी आ जाती है। अब ब्लास्ट में मारा जाने वाला आदमी का आत्मा तो गायब हो जाती है, पर टीम के लीडर को मर्फी के चेहरे पे उसकी ब्लास्ट के मारने जाने वाली साथी की तरह दिखाई रहता है, जो कुछ देर पहले भूत बनकर उसके पीछे कर रहा था। इसलिए टीम के लीडर मर्फी को भूत समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर में घायल कर देती है, लेकिन इससे टीम के लीडर का ज्यादा कुछ नहीं भी करता। वह दोबारा मर्फी पर हमला करता खड़ा होके, इससे पहले कि वह
मर्फी को मार पाता तभी पीछे जेक आकर लीडर को लोहे की रोड से सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जेक वही आदमी था जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि जेक कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है, कि जेक कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। जेक को भी समझ आ गया था कि टीम के लीडर को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई है, इसलिए वह टीम को और लीडर के अपने रास्ते से हटाने के लिए सब खिलाफ लड़ता है। वह कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो हमसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जेक की बात ठीक लगती है, इसलिए वह लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलने पर ये लोग प्लान के मुताबिक शिप पर रिपेयर करेंगे काम में लग जाते हैं। जल्दी शिप में जिस सुरंग में पानी अंदर आ रहा था उस सुरंग को यहाँ लोग वेल्ड कर देते हैं और पंप के जरिए जहाज के अंदर ज्यादा पानी बाहर निकाल लेते हैं। मर्फी देखती है कि उनका एक साथी जिसका नाम मार्क है वो अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मर्फी उसे ढूंढने निकलती है। तभी उसके सामने लड़की का आत्मा एक बार फिर से आ जाती है जो उसे दिखाई देती है। तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वो मर चुका है, ये मार्क होता है जो लेडी सिंगर को पाने के चक्कर में मारा गया। और अब ये लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखकर 1962 की रात में ले जाती है जहाँ ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जब सबके सब शिप में मारे गए थे। उस रात शिप में मौजूद सभी लोग को बहुत बेरी तरह मारा गया था और ये सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद था कि शिप पर मौजूद सारा गोल्ड चुराना। इन लोगों ने कुछ लोगों के खाने में जहर मिलाकर डाला, कुछ लोगों को वायर के काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए और कुछ गोलियां से छीनकर मार दिया। इनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई, उनने केटी के रूम में ले जाकर फांसी कर दिया। इनके सबके पीछे वह लेडी सिंगर जिसके गोल्ड लूटने के लिए पूरा प्लान बनाया था और अपने लोगों की मदद से उसने शिप में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। सब सारा गोल्ड उसके कब्जे में था। शिप का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर ने एक इशारे में वह अपने साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है तो लेडी सिंगर भी उस गोली में मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि सारा गोल्ड अब उसका हो चुका है क्योंकि शिप पर मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड था और वह लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी को मदद से ये सब देख रही होती है, तभी वह इस गेम के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि जेक से है, जिन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ पर लेकर आया क्योंकि वह शिप में छेद कर चुका था जो शिप धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। इसलिए शिप को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शिप को डुबाने से बचा सके, इसलिए जेक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब शिप पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जेक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वह इन सबको भी मार देगा। ये सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि हमने जेक की बातों में आकर लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी का लीडर को जान बचाने के लिए उसके पास दौड़ कर जाती है, लेकिन अब टैंक में पानी भरने की वजह से लीडर की मौत हो गई थी। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर टैंक का कांच बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लीडर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास जाती है जिसका नाम डोज है। मर्फी डोज को जेक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जेक तुम्हें जहाँ भी नजर आए तो शूट कर देना, मैं अपने एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जेक डोज के सामने आ जाता है, जिसे मर्फी को ने कहा कि जेक जहाँ भी नजर आए उसे शूट कर दो। डोज जेक से कहता है कि यहाँ पर खड़े रहो, अपनी जगह से मत हिलना। ये सुनकर जेक समझ जाता है कि मर्फी ने उसकी सारी सच्चाई बता दी। तब जेक डोज को बातों में उलझाकर डोज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डोज की जेक की होशियारी समझ जाता है और वह फौरन उसके ऊपर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जेक दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद डोज जेक के पास आता है और देखता है कि जेक मर चुका है। ये देखकर डोज वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेक अभी भी मरा नहीं है। दूसरी तरफ मर्फी अपने जिस साथी को ढूंढने गई थी, मर्फी को पता चल जाता है कि वह पानी में मारा गया है। अब डोज के अलावा मर्फी के सारे साथी मारे चुके थे, इसलिए मर्फी डिसाइड करती है कि वह इस पूरे शिप को तबाह कर देगी। जिसके बाद मर्फी शिप के हर एक कोने में बम फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डोज आ जाता है। डोज मर्फी को बताता है कि जेक को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जेक नहीं मरने वाला है, क्योंकि जेक कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, इसलिए हम ये पूरी शिप को ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि जेक हमारी तरह और किसी इंसान को फंसाकर यहाँ न लेके आए। जेक की जितनी भी सोल्स को इस शिप में कैद कर रखे हैं उसे सबको आजाद हो जाएंगे। डोज यहाँ पर गुस्से से उस मर्फी को समझाता है कि हम शिप में ब्लास्ट नहीं
करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से शिप में रखा सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा और हमें बिना गोल्ड हासिल के खाली हाथ घर लौटना होगा। मर्फी कहती है कि ये गोल्ड दरअसल जैक का एक चाल है जो ये हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे हर हाल में शिप को ब्लास्ट करनी होगी। जब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे हम समझ जाते हैं कि जैक ने डोज को भी मार दिया है। जैक उसे बताता है कि तुम्हारी और मेरा काम एक ही है, जिस तरह तुम समुद्र में फंसी हुई शिप को जमा करती है उसी तरह मैं सोल को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत सारे पाप किए जिसके बदले मुझे ये करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। जैक मर्फी को एक चांस देता है। वह कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम इस शिप को ब्लास्ट नहीं करोगे। पर मर्फी उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद जैक एक लोहे की रोड पर उसके हमला कर देता है। अब जैसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब मर्फी एक तीर चलाकर उस पर बम लगाने वाला रिमोट से निशाना लगाती है और खुद को फौरन पानी में कूदने जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से शिप पानी में डूबने लगता है। मर्फी पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी होती है। अब उसे बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। पर तभी वहाँ पर केटी की आत्मा आती है और मर्फी के हाथ से पकड़कर ऊपर के रास्ते दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जितने भी सोल्स को कैद रखा था वह सभी सोल्स आजाद हो गई है। मर्फी बड़ी मुश्किल पर सरफेस पर आ जाती है और वह देखती है कि शिप के जितने भी सोल्स है वह अपनी असली दुनिया में जाने लगे हैं। दरअसल ये जितने भी सोल्स थे वह सभी जैक के गुलाम थे। सिर्फ केटी को सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई। केटी की सोल्स पवित्र थी, जिस वजह से जैक उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए केटी की सोल बार बार मर्फी को मदद कर रही थी। ये मर्फी एक बॉक्स के सारे समुद्र में तैर रही थी और तभी एक वह शिप वहां पहुंच जाती है, जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। पोर्ट पर लाया जाता है तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उसे गोल्ड के एक दूसरे शिप पे ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस गोल्ड को लालच में वह और भी लोगों को मार सके, उनकी आत्माओं को कैद कर सके। इसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।